मूवी की शुरुआत होती है ईयर 1845 में बेनफिल्ड सिटी में, जहां पर हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो एक औरत के ऊपर किसी तरह का रिचुअल कर रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि वो औरत एक डीमन यानी शैतान है, इसलिए वो लोग उसके फेस पर मदर मैरी के मास्क को लगा देते हैं और एक पेंट से लटकाकर जिंदा ही जला देते हैं। इसके बाद एक प्रीस्ट उसकी सोल यानी आत्मा को एक डॉल में कैद कर देता है और उस डॉल को उसी पेड़ के नीचे दफना देता है। यहीं से सीन कट होता है और हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम जेरी फैन होता है। जेरी पहले एक सक्सेसफुल न्यूज रिपोर्टर था, पर कुछ पैसों के लिए उसने लोगों को कुछ झूठी न्यूज दिखाई, इसलिए उसे उसकी जॉब और इज्जत दोनों ही खोनी पड़ी। और अब जेरी कुछ छोटे मोटे न्यूज चैनल के लिए काम करता है और इसी सिलसिले में जेरी बेनफिल्ड जाता है और एक आदमी से मिलता है। वो आदमी जेरी को अपनी गाय को दिखाता है। उस आदमी को लगता है कि उसकी गाय के साथ किसी तरह का रिचुअल किया गया है, पर जब जेरी उस गाय को देखता है तब वो उस आदमी को बताता है कि ये कोई रिचुअल नहीं है, बस उस आदमी के बेटे की शरारत है। अब जेरी को वहाँ पर कोई खास न्यूज नहीं मिलती, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक जेरी को एक पेंट दिखाई देता है जिसके नीचे से कोई चीज बहुत तेज चमक रही होती है। अब जेरी वहां जाकर उसे चेक करता है, तब उसे पता चलता है कि वो एक डॉल है जो कि चैन से बंधी हुई है और उस पर एक डेट लिखी थी फरवरी 31 ईयर 1840, जो कि इम्पॉसिबल है। तब वो आदमी जेरी को बताता है कि यहाँ के लोग ऐसी डॉल्स को अपने खेतों में गुड लक के लिए लगाते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि ये पेड़ वही पेड़ है जिससे मूवी के शुरुआत में उस औरत को लटकाकर मारा गया था, और वो ईयर भी 1845 ही था। और ये डॉल वही डॉल है जिसमें उस औरत की सोल को कैद किया गया था। अब जेरी को यहाँ पर कोई भी खास न्यूज नहीं मिली थी, इसलिए वो एक बेटर न्यूज बनाने के लिए उस डॉल को तोड़ देता है और उस आदमी के साथ उस डॉल की कुछ फोटोज क्लिक करता है और एक फेक न्यूज बनाता है कि उसे यहाँ पर एक पुरानी डॉल मिली है जिसके अंदर से एक बुरी आत्मा निकलकर उस गाय के ऊपर रिचुअल कर रही है। अब जेरी कुछ पैसों की लालच में उस फेक न्यूज को कवर करता है, पर वो इस बात से अनजान था कि उसने उस डॉल को तोड़कर कितनी बड़ी गलती कर दी है। अब जेरी उस न्यूज को कवर करने के बाद रात में उस टाउन से जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक लड़की आ जाती है जिसकी वजह से जेरी अपनी गाड़ी का बैलेंस खो देता है और उसकी गाड़ी जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है। अब जेरी उस लड़की को चेक करने के लिए उसके पीछे जाता है, तब वो देखता है कि वो लड़की उसी पेड़ के पास खड़ी है और कुछ बोल रही है। अब जेरी उसके पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है, पर तभी वो लड़की बेहोश हो जाती है। अब जेरी उस लड़की को लेकर वहीं पास के चर्च के फादर हैगन के पास जाता है। तब उसे पता चलता है कि उस लड़की का नाम एलिस है और फादर हैगन उसके अंकल हैं। अब फादर हैगन डॉक्टर नेटली को बुलाते हैं। तब जेरी को पता चलता है कि एलिस बचपन से ही ना तो सुन सकती है और ना ही बोल सकती है, और ये सब जानकर जेरी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होता है क्योंकि उसने अभी कुछ टाइम पहले ही एलिस को बोलते हुए सुना था। अब एक्सीडेंट की वजह से जेरी की गाड़ी बुरी तरह से डैमेज हो गई थी, इसलिए जेरी अब यहाँ से नहीं जा सकता था। इसलिए डॉक्टर नेटली उसे बेनफिल्ड के एक लोकल मोटल में ले जाती है ताकि वो वहाँ पर रुक सके। अब नेक्स्ट मॉर्निंग चर्च में प्रेयर के दौरान एलिस को एक अजीब आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए वो उस आवाज़ के पीछे जाने लगती है। ये देखकर चर्च के सभी लोग, जिनमें जेरी भी होता है, सब एलिस के पीछे जाने लगते हैं। अब एलिस उस पेड़ के पास आकर रुकती है और पहली बार वो कुछ बोलती है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। साथ ही एलिस भी हैरान होती क्योंकि वो अब सब कुछ बोल भी पा रही थी और सुन भी पा रही थी। अब हम देखते हैं कि एलिस को उसी पेड़ में एक स्पिरिट दिखाई देती है जो देखने में बिल्कुल एक एंजल के जैसे लग रही थी और वो खुद को मदर मैरी बता रही थी। अब एलिस सबको बताती है कि इस पेड़ के पास एक होली स्पिरिट यानी एक पवित्र आत्मा है और उसका नाम मैरी है, जो चाहती है कि वो सभी कल यहाँ फिर से आएं। ये सब सुनकर सभी इसे मदर मैरी का चमत्कार मानते हैं क्योंकि वो सभी एलिस को बचपन से जानते थे। उन्हें पता था कि एलिस बोल और सुन नहीं सकती और उसका अचानक से बात करना कोई चमत्कार ही हो सकता है। अब डॉक्टर नेटली एलिस का चेकअप करती हैं, जिसमें सब कुछ नॉर्मल आता है। ये देखकर नेटली को भी ये सब मैरी का चमत्कार लगता है। अब रात में हम देखते हैं कि जेरी को एक सपना आता है जिसमें वो एक जगह को देखता है जहाँ लेक के अंदर से एक डीमन स्पिरिट बाहर आती है, जिसे देखकर जेरी की नींद टूट जाती है और वो उसे बस एक बुरा सपना समझकर भूल जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि एलिस और सभी लोग फिर से उस पेड़ के पास जाते हैं, जहाँ पर एलिस एक अपाहिज लड़के को ये बोलकर चलने के लिए कहती है कि मैरी पर विश्वास रखो। इसके बाद वो लड़का सच में चलने लगता है और इसके बाद पूरे टाउन के लोग मैरी पर विश्वास करने लगते हैं। इधर जेरी भी इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहा था, जिसकी वजह से ये न्यूज़ हर जगह फैल जाती है
और इसी के बाद जेरी को भी जगह जगह से जॉब के ऑफर मिलने लगते हैं। इसके बाद हम बिशप गिल नाम के एक प्रिस्ट को देखते हैं जो कि एलिस के साथ हुए मिरेकल्स के बारे में सबसे बात कर रहे होते हैं। और इन्हीं सब चीज़ों को चेक करने के लिए यहाँ पर एक और प्रिस्ट आता है जिसका नाम डेलगार्ड होता है। वो सबको बताता है कि चमत्कार को तभी चमत्कार कहा जा सकता है जब बीमारी लाइलाज हो और इलाज तुरंत हो और पूरा हो। दूसरी तरफ हम फादर हेगन को देखते हैं जिन्हें एलिस के तुरंत बात करने और मदर मैरी के चमत्कारों पर थोड़ा शक होता है। तब वो उसी पेड़ के पास जाते हैं जहाँ उन्हें वही टूटी हुई डॉल मिलती है। तभी हम उस डीमन को पेड़ के पीछे देखते हैं जो फादर हेगन पर अटैक करने वाली होती है, पर तभी वहाँ पर कोई आ जाता है जिसकी वजह से वो डीमन वहाँ से गायब हो जाती है और फादर हेगन बच जाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग एलिस चर्च में फादर हेगन, जेरी और डेलगार्ड के साथ होती है जहाँ वो एक हॉली सॉन्ग को गाती है जो कि फादर हेगन को बहुत पसंद आता है। पर इसी बीच फादर हेगन की तबीयत बिगड़ने लगती है क्योंकि फादर हेगन को कैंसर था और वो अब 4th स्टेज पर था, यानी फादर हेगन अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। तभी एलिस उनसे पूछती है कि क्या उन्हें मदर मैरी पर विश्वास है। तब फादर हेगन हाँ बोलते हैं। तभी एलिस उनके सीने पर हाथ रखती है और उसी वक्त फादर हेगन बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। पर तभी उन्हें एलिस के पीछे वही डीमन स्पिरिट दिखाई देती है जिसे देखकर फादर हेगन बहुत डर जाते हैं। अब एलिस और उसके किए गए चमत्कार हर जगह फैल गए थे, इसलिए अब हर कोई एलिस को पसंद करता था। अब हम देखते हैं कि जेरी और नेटली वॉक पर जाते हैं। तभी जेरी को वही जगह दिखाई देती है जहाँ पर उसने उस डीमन को अपने सपने में देखा था। और अब नेटली जेरी को बताती है कि उन डॉल्स को पहले के लोग बुरी आत्माओं को कैद करने के लिए यूज करते थे और इस पर एक ऐसी इम्पॉसिबल डेट लिखी जाती थी ताकि वो डीमन स्पिरिट कभी भी बाहर ना आ सके। और अब हमें पता चलता है कि क्यों उस डॉल पर उस फरवरी 31 की डेट लिखी थी। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फादर हेगन को एक पुरानी डायरी मिलती है जिससे उन्हें पता चलता है कि 1845 में बेनफील्ड में एक मैरी एलनोर नाम की औरत रहती थी जो कि शैतान की पूजा करती थी और वो भी एलिस के जैसे ही चमत्कार करती थी और बदले में लोगों की आत्माओं पर कब्जा कर लेती थी जिससे उसे और डिमोनिक पावर्स मिलती थी। इसलिए उसे रोकने के लिए वहाँ के लोगों ने उसे मार दिया। और अब हमें पता चलता है कि एलिस को दिखने वाली वो स्पिरिट कोई मदर मैरी नहीं बल्कि मैरी एलनोर यानी वो डीमन स्पिरिट है जो कि एलिस के जरिए लोगों को खुद पर विश्वास कराकर उनकी सोल पर कब्जा करना चाहती है ताकि वो ज्यादा पावरफुल हो सके। अब ये सब जानने के बाद फादर हेगन सब कुछ समझ जाते हैं और उनका विश्वास मैरी पर से उठ जाता है। इसलिए वो डीमन फादर हेगन को चर्च में ही लटका कर मार देती है। और अब बिशप गिल फादर हेगन की मौत को सुसाइड बता देते हैं ताकि उनकी चर्च पर कोई सवाल ना उठे। अब नेक्स्ट सीन में जेरी एलिस का इंटरव्यू ले रहा होता है। तभी वो मैरी के अस्तित्व पर सवाल उठाता है। तब एलिस उससे डायरेक्टली बोलती है कि मैरी पर शक करने पर श्राप लगेगा। अब जेरी को एलिस का बिहेव कुछ अजीब लगता है तो वो रात में उस इंटरव्यू की क्लिप्स को देखता है। तभी उसे एलिस के पास वही डीमन स्पिरिट दिखाई देती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जेरी नेटली के साथ चर्च की हिस्ट्री को चेक करने के लिए जाता है। तभी उसे वहाँ पर वही डायरी मिलती है जिससे जेरी सब कुछ समझ जाता है और यहाँ उसे ये भी पता चलता है कि एलिस मैरी एलनोर यानी उस डीमन की वंशज है। इसलिए उस डीमन ने एलिस को पजेस किया क्योंकि उस डीमन ने मरते हुए कहा था कि वो हमेशा अपने वंशज के जरिए जिंदा रहेगी। अब जेरी उस डायरी को पढ़ ही रहा होता है तभी वहाँ पर वो डीमन आ जाती है और वो उस पर अटैक करने ही वाली होती है। तभी वहाँ पर डेलगार्ड आ जाता है और उस डीमन को वहाँ से भगा देता है। अब वो भी मैरी का सच जान चुका था, इसलिए ये सब उस डीमन को वापस कैद करने के लिए रिचुअल करते हैं। तभी उस चर्च में लगे क्रॉस में आग लग जाती है और वो क्रॉस सीधे आकर डेलगार्ड पर गिरता है जिससे डेलगार्ड की वहीं पर डेथ हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ एलिस और बिशप गिल सभी लोगों के साथ उस पेड़ के पास इकट्ठे होते हैं और मैरी को याद करने लगते हैं और उस पर पूरी तरह से विश्वास करने लगते हैं जिससे वो डीमन और पावरफुल हो जाती है। अब ये सभी उस डीमन को याद कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर जेरी और नेटली आ जाते हैं, जिसके बाद जेरी उन सबको झूठ बोलता है कि ये किसी मैरी का चमत्कार नहीं है बल्कि उसकी बनाई हुई एक फेक न्यूज़ है और मदर मैरी नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब ये सब सुनकर सभी लोगों का मैरी पर से विश्वास टूट जाता है और इसी वजह से वो डीमन बहुत गुस्सा हो जाती है और सबके सामने अपने असली रूप में आती है। ये सब देखकर सब बहुत डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। अब वो डीमन बिशप गिल को मार देती है और अब वो जेरी पर अटैक कर देती है। अब वो जैसे ही जेरी को मारने वाली होती है तभी वहाँ बीच में एलिस आ जाती है जिससे वो डीमन गलती से एलिस को मार देती है और एलिस के मरते ही वो डीमन भी खत्म होने लगती क्योंकि एलिस ही उसकी आखिरी वंशज थी और उसके मरते ही उस डीमन का भी अस्तित्व खत्म हो जाता है। अब जेरी गॉड से प्रे करता है कि वो एलिस की जान को बख्श दें
जिससे अचानक ही एलिस को होश आ जाता है और उसकी जान बच जाती है। पर डीमन के मरने से उसकी दी हुई पावर्स भी खत्म हो जाती हैं, इसलिए एलिस फिर से अब कुछ भी बोल या सुन नहीं पाती। पर फिर भी एलिस खुश होती है। अब नेक्स्ट सीन में हम जेरी, एलिस और नेटली को देखते हैं जो कि फादर हेगन की ग्रेव पर जाकर प्रे करते हैं और अब हमें लगता है कि अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। पर तभी दूसरी तरफ हमें मदर मैरी के स्टैचू को दिखाया जाता है जिसकी आंखों से खून निकल रहा होता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।